नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आप सबकी काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि सर सॉल्यूशन पेपर देने का प्रयास कीजिए, तो आज ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है और सारी चीज़ें पूरे केमिस्ट्री के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। आप सबको कहीं से कुछ और अलग देखने की ज़रूरत नहीं है। जिनका भी पेपर यानी अवध विश्वविद्यालय के स्टूडेंट का पेपर लगा हुआ है, बाकी सभी विश्वविद्यालय में इस समय लगातार परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हों आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सोल्यूशन सभी क्वेश्चंस के विथ आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मैं देने का प्रयास करूंगा। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं, कुछ अलग से आपको ढूंढने का प्रयास नहीं करना है, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर विथ आंसर, ठीक है। तो आप सबको इसी प्रकार से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, पूरा भरा पड़ा है इसमें, ठीक है, सब आंसर आपके हैं। तो आपको अलग कुछ और नहीं पढ़ना है, जो मैं आज बता रहा हूँ यही आपके लिए रामबाण रहेगा। क्लास में अंत तक बने रहिए, सारी चीज़ें जो मैं समझाता जा रहा हूँ वही नोट कीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में 100% जो मैं बताने जा रहा हूँ यही प्रश्न मिलेगा जब आप जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप कल आके बताएं कि अरे सर नहीं आया। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 100% यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आना है। सोल्यूशन पेपर में दे रहा हूँ, तो एक प्रकार का महासंग्राम रिवीजन वीडियो आज का ये है। सभी लोग जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका 75 नंबर का पेपर आयोजित कराया जाएगा, एक ही पेपर आपका होना है। तो सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि आपको तैयार क्या करना है। तो पहला टॉपिक्स जो इसमें आपको पढ़ना है वो है रिजोनेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुनाद। अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके आंसर भी लास्ट में मैं बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसके आंसर भी आपको मिलने हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं। तो रिजोनेंस क्या है और रिजोनेंस एनर्जी पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक पर जाएंगे तो दूसरा टॉपिक क्या है आपका फजान्स नियम, जिसे कहते हैं फैजान का नियम, ठीक है। फजान का नियम तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, कई बार रिपीट हुआ है, इस बात को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपका आ गया 100% वाला प्रश्न, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और हर बार ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा, ये बताइए कि हाइड्रोजन बॉन्ड होते क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार क्या पूछेगा, इसके प्रकार पूछेगा, 2 प्रकार हैं, ठीक है। इन दोनों प्रकार को और हाइड्रोजन बॉन्ड को प्रभावित करने वाले कारक, तो इन सब के आंसर आपको भी मैं देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक नोट करते रहेंगे। अगला टॉपिक जो आपका रहेगा वो है वांडर वाल्स फोर्स, जिसे कहते हैं वांडर वाल बल, ठीक है। चौथा टॉपिक क्या तैयार कर लेंगे, वांडर वाल फोर्स तैयार कर लेंगे। ये सभी लास्ट वाले हैं, ये लास्ट वीडियो है आपकी, ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आने हैं। तो वांडर वाल बल आप तैयार कर लेंगे। अगला आपका आ जाता है बीबीटी, 100% ऑल विश्वविद्यालय में रिपीट हुआ है, किसी भी विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए आप, बीबीटी जरूर मिलेगा आपको, वेस्पर थ्योरी जरूर मिलेगी आपको। ये 2 थ्योरी ऐसी हैं, इसे संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, बीबीटी को संयोजकता बंध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज बीबीटी, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। तो पहला आपका ये टॉपिक हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार से इसको मेंशन कर दीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आ जाता है टॉपिक नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, वेस्पर थ्योरी, जिसे कहते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्या कहा जाता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये थ्योरी ऐसी है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, अवध विश्वविद्यालय में लगातार हर वर्ष ये थ्योरी पूछी जा चुकी है, ठीक है, और इस बार भी आएगा, ये बात आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की आपसे पूछ लेगा कि NH3 मॉलिक्यूल है,
बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से NH3 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, इसका शेप क्या होगा, ये आप बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है। और वेस्पर थ्योरी क्या है, यह भी बनता है। तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पेपर में ये दोनों टॉपिक देखेंगे, चाहे जैसे भी हो पेपर आपका, ये दोनों आपको मेंशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका टॉपिक्स है आप बाऊ प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको, आप बाऊ का नियम। आप बाऊ का नियम क्या है, N+L रूल। ध्यान दीजिए, N+L रूल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप बाऊ प्रिंसिपल आप लोगों ने 12th में भी 11th-12th में भी पढ़ा है। हुंड का नियम, आप बाऊ का नियम। ठीक है, तो हुंड और आप यहाँ पर हुंड रूल नहीं है, आप बाऊ नियम है, तो आप बाऊ प्रिंसिपल आपको तैयार करना है। अगला आ जाता है आठवां टॉपिक है आपका MOT, जिसे क्या कहते हैं, अणु कक्षक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहा जाता है, MOT को अणु कक्षक सिद्धांत। और अणु कक्षक सिद्धांत इस बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछा जाता है आपके वेरी शॉर्ट सेक्शन में, यानी सेक्शन ए में पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टॉपिक को और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक को बहुत बार पूछा गया है। ये आपको पेपर में 100% मिलेगा, कैसे भी कहीं से भी एग्जामिनर दे दे, लेकिन इस क्वेश्चन को मेंशन जरूर करना है उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला टॉपिक आ जाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन, जिसे कहते हैं क्या, संकरण। संकरण से प्रश्न देखने को मिलेगा। संकरण पूछेगा कि संकरण क्या है, और संकरण के प्रकार पूछ लेगा, टाइप से पूछ लेगा, या आपसे कुछ मॉलिक्यूल दे देगा, जैसे दे देता है H2O, ठीक है, या दे देगा C2H4, H2SO4, NH3 पूछेगा। इनमें संकरण आप बताइए, प्रत्येक मॉलिक्यूल का संकरण, कौन सा संकरण पाया जाएगा, प्रत्येक कार्बन पे कौन सा संकरण होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आपको संकरण के टॉपिक को ध्यान देना है। ओके, अगला आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 या टॉपिक नंबर 12, इंक्लूजन कंपाउंड। क्या आ जाता है, इंक्लूजन कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में बना है, तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार करके चलना है। अगला आपका आ जाता है कार्बिन्स, जिसे कहते हैं कार्बिन्स या हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। ध्यान दीजिएगा, कार्बिन का टॉपिक 100% आना है, तो कार्बिन तैयार कर लेंगे। और क्या तैयार करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अतिसंयुग्मन के टॉपिक को। अगला आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आ जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म। क्या कहते हैं इसको, समावतय कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमरिज्म क्या है। परेशान मत होइए, अभी आपको आंसर भी मैं बताऊंगा, सभी चीज़ के आपको कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। ओके, तो समवता में आप जाएंगे तो इसके प्रकार आप पढ़ेंगे, जिसमें बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, DL एंड RS नॉमेनक्लेचर, इसी में आप पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो आगे मैं बताऊँगा। अगला आपका है 15 नंबर टॉपिक्स, एंटेनोमर्स एंड डायस्टोमर्स। ये क्या होते हैं, एंटेनोमर्स क्या होते हैं, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, ये आपको तैयार कर लेना है। अगला आ जाता है नेक्स्ट आपका, जो कि है मीसो यौगिक। क्या कहते हैं इसको, मीसो कंपाउंड कहते हैं। मीसो यौगिक क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीसो यौगिक, कई बार एग्जाम में बना है, आप उठाकर देख लीजिए। 2021 सत्र का क्वेश्चन पेपर, 2022 सत्र का और 23 सत्र का, 3 साल के क्वेश्चन पेपर हैं विश्वविद्यालय के, जो हमारे वीडियो में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है 17 नंबर टॉपिक्स, जो कि है कन्फॉर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं समरूपण, जिसमें एन-ब्यूटेन प्रमुख है और साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज कन्फॉर्मेशन, डिस्कस द एन-ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहेगा। अगला आपका आ जाता है 18 नंबर टॉपिक, DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अभी कल की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है, जिसमें DL एंड EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पूछा जा चुका है। ओके, तो आपको ये टॉपिक्स तैयार करके जाना है। अगला आता है 19 नंबर टॉपिक्स, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब बेसिक कंप्यूटर सिस्टम में आपको पढ़ लेना है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नंबर सिस्टम, और अगला है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के टॉपिक से। आपका जो 7वां यूनिट है वो है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर में। ALU क्या है, CPU क्या होता है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ठीक है, WW, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है 20 नंबर टॉपिक, लॉग, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, लॉग, मैक्सिमा और मिनिमा, ये आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। अब इसमें से एक प्रश्न यूनिवर्सिटी पूछती है। आपका जो 8वां यूनिट है ना, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फॉर केमिस्ट्री, उसमें से एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पूछती है, जिसमें हो सकता है लॉग से पूछ ले, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा से आ जाए, या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप का प्रोबेबिलिटी, यानी हिंदी में कहते हैं प्रायिकता, ये टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स थे, 20 टॉपिक ये हैं। अगर ये 20 टॉपिक्स आपके तैयार हैं तो आपका पेपर 100%, 75 में से 75 आपका पक्का होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं तैयार है तो इन 20 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। इन 20 टॉपिक्स में से कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, या लास्ट में मैं बता दूंगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेने हैं। अब बात करते हैं सॉल्व पेपर की। तो सॉल्व पेपर के लिए मैं सॉल्व तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके लिए आप चले जाइए प्ले स्टोर पर, जहां से SP स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जहां से आपको मिलेगा PDF नोट्स। आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, 3 डॉट पर जाएंगे, जहां पर आपको मिल जाएगा फ्री नोट्स में, वहां पर आपको इसका कंप्लीट PDF मिल जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयास कीजिए कि आप व्हाट्सअप करने का, हमारा नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सॉल्व पेपर की। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने भी छात्र छात्राएँ जुड़ चुके हैं सॉल्व पेपर के लिए, और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो पहला हम सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों के सॉल्व पेपर की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का कि H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस, एक्सप्लेन। जो H2O है यानी पानी, ये लिक्विड है, लेकिन H2S गैस है, इसका क्या कारण है। देखिए, वाटर इज लिक्विड व्हेयर एज H2S इज गैस। इसका कारण यह है कि दिस इज ड्यू टू द fact that on account of high electronegativity and small ionic size, oxygen enter into the hydrogen bond formation very readily, just the hydride of oxygen। कहने का तात्पर्य है कि ये का इस कारण होता है क्योंकि जो H2O है उसके पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड स्मॉल एटॉमिक साइज है। ऑक्सीजन इंटर होने की वजह से इसकी जो साइज हो जाती है, एटॉमिक साइज जो हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, किसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसलिए ये लिक्विड है और इसलिए H2S गैस है। ठीक है, ये पहला उत्तर आपका हो जाएगा वेरी शॉर्ट टाइप में। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है जो बनता है, एक्सप्लेन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की व्याख्या करें। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की चर्चा मैंने की थी। हाइड्रोजन बॉन्ड की मैंने आपसे बताया था कि हाइड्रोजन पूछा जाएगा। यह हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार हैं, एक है इंट्रामॉलिक्यूलर और एक है इंटरमॉलिक्यूलर। 2 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो दोनों में से पूछे जाने की संभावना होती है। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो इसका उत्तर होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यदि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसके बीच, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो विच इज ए पार्ट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है किसके बीच, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंट मॉलिक्यूल हो और उसके बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है और हाइड्रोजन है, इसके साथ अगर कंपाउंड बना रहा है तो इस बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ओके,
तो अंतरा हिंदी में समझ लेते हैं। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध क्या है? यदि हाइड्रोजन और ऐसे ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है और ये परमाणु जो किसी यौगिक के भिन्न अणुओं के साथ भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के बंध जो होते हैं वो अंतराणविक हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2O मॉलिक्यूल हैज हाई डाइपोल मोमेंट, व्हाई? H2O जो है इसके पास इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो अधिक क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो देखो ध्यान दीजिएगा, H2O मॉलिक्यूल हैज हाई डाइपोल मोमेंट ड्यू टू इट्स एंगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल का जो हाई डाइपोल मोमेंट होता है इसका कारण यह है कि इसके पास एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। ये पहला हो गया। इट हैज बीन फाउंड दैट द पोल मोमेंट ऑफ ईच ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज 6.60 डी एंड बॉन्ड एंगल 104.5 ठीक है। दूसरा, पहला तो ये हो गया कि इसके पास में एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता है कि इसके पास में पोल मोमेंट पाया जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 104.5 है। द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम्स आउट 1.84 डी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसे डी को मेंशन करते हैं। तो इसका अगर H2O का डाइपोल मोमेंट पूछा जाए तो कितना आएगा? 1.84 डाइपोल मोमेंट। ओके, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपके हैं, डिफाइन द रिजोनेंस एनर्जी। किसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। क्या है? अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ओके, तो अनुनाद ऊर्जा क्या है? रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज विद इन ए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग दैट द डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन मॉलिक्यूल। ठीक है, कह क्या रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो रिजोनेंस है वो एक प्रकार का मेंटल एक्सरसाइज है, किसके थ्रू? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू डिस्क्राइब द एक डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन के थ्रू। इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल लुईस डॉट स्ट्रक्चर दैट व्हेन द कंबाइंड रिप्रेजेंट द फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, चलिए हिंदी में समझते हैं कि रिजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंट इज एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर of the intensity and the most stable of hypothetical structure। ठीक है, यानी कि रिजोनेंस एनर्जी जो होती है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें इंटेंसिटी और मोस्ट स्टेबल जो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। चलिए हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे कि अनुनाद क्या है? एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। अभी हम अनुनाद की बात कर रहे हैं, अनुनाद ऊर्जा की नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो अनुनाद क्या है? एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है जो बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है। क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है, जिसमें लुईस संरचना के बहुत सारे निर्माण शामिल होते हैं। ठीक है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने कहा H2O, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं? ठीक है, H2O। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना दें तो इसको हम इस स्ट्रक्चर को कई इसके लुईस संरचना हो सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के सभी गुण एक साथ प्रदर्शित नहीं होते हैं, इसके कई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, और इन्हीं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझने के लिए रिजोनेंस की अवधारणा आई थी। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें कई सारे लुईस संरचना के निर्माण शामिल हैं। जब वह जुड़ते हैं तथा अणुओं के संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं, जब वो आपस में जुड़ जाते हैं तब उस अणु के सभी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वास्तव में अणु की संरचना तथा न्यूनतम ऊर्जा वाली काल्पनिक संरचना को ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं? अनुनाद ऊर्जा कहते हैं। अगर अनुनाद ऊर्जा की बात किया जाए तो वास्तव में अणु की जो संरचना है तथा उसमें न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसी के काल्पनिक, उसका जो काल्पनिक संरचना बनता है ना, उसके ऊर्जा का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? अनुनाद या बंध रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें है व्हाट डू यू मेंट बाय पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से आप क्या समझते हैं? समझिएगा पोलराइजेशन के टॉपिक को।
When two oppositely charged ions approach each other closely, the positively charged cations attract the outermost electron of the anion and repel its nuclear charge। यानी कि जब दो अलग अलग तथा विपरीत आयन एक दूसरे के पास क्या होता है, पहुंचते हैं, जिसमें धनात्मक यानी जो धन आयन होता है वो बाहरी कक्षा से क्या करता है, वो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन के आयन को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, दिस रिजल्ट इज द डिस्ट्रक्शन और पोलराइजेशन ऑफ आयन फॉलोड बाय द सम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू आयन्स। यानी कि क्या होता है कि जब हम दो अलग अलग आवेश के आयन को एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं, दो आवेश यानी कोई भी एक क्या है, पॉजिटिव आयन आवेश है, एक है निगेटिव। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो धनात्मक आयन है उसके बाहरी कक्षा के जो ऋणात्मक आयन है वो क्या करेंगे, उसको आकर्षित करने लगेंगे अपनी तरफ। इसको क्या करेंगे, धनात्मक जो रहेगा वो अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, और तब इसकी जो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी वो प्रतिकर्षित हो जाती है। ठीक है, इसकी जो नाभिकीय ऊर्जा हो जाती है वो प्रतिकर्षित हो जाती है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो इस परिणाम में जो ऋणायन का निरूपण या ध्रुवित जो आयन होता है वो ध्रुवित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन होता है वो दो आयनों में बढ़ जाता है। अर्थात किस तरह बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए कोई एक पहले यहाँ पर पॉजिटिव आयन था, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन था। अब जब धनात्मक इसको क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कुछ, तो इसमें से कुछ भाग इसका खिंच गया यानी अपनी तरफ आकर्षित। तो इसका जो शेप बनेगा ना वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, इसका जो शेप हो जाता है वो क्या जाता है, कुछ जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी तरफ धनायन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का दो आयनों में बंटवारा हो जाता है, अर्थात बंध आंशिक रूप से सहसंयोजक चरित्र प्रदर्शित करता है। और आयनिक तथा सहसंयोजक बंध के इसी बदलाव को नीचे चित्र द्वारा प्रदर्शित भी किया गया है। यानी इसके जो बदलाव हैं उसको आप चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और चित्र किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन ले लेंगे, यहाँ पर एक नेगेटिव आयन दे देंगे। अब इसको आप इस तरह से दिखा देंगे, फिर आप बनाएंगे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर आप पॉजिटिव और यहाँ पर माइनस यानी नेगेटिव, इस प्रकार से इसको हम चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट इज लैटिक एनर्जी, जाली ऊर्जा क्या क्वेश्चन है, जाली ऊर्जा का प्रश्न। जाली ऊर्जा क्या है, तो जाली ऊर्जा के टॉपिक को भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। द लैटिक एनर्जी इज एनर्जी चेंज ऑन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स द कॉन्स्टिट्यूंट आयन ओके इन द गैसियस स्टेट। यानी कि जाली ऊर्जा में एक गठन के आधार पर ऊर्जा का परिवर्तन होता है और ये आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, गैसियस अवस्था में बदल जाते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ द कोहेसिव फोर्स दैट द बिंड आयन, यह संयोजी बलों का एक प्रकार का उपाय से कह सकते हैं। लैटिक एनर्जी इज द रिविलेंट ऑफ मैनी प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द सॉल्युबिलिटी, हार्डनेस एंड वोबलिटी। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में समझने का प्रयास करें तो जाली ऊर्जा एक तिल के, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जाली ऊर्जा में एक से अधिक गठन पर ऊर्जा का एक प्रकार का परिवर्तन है जो आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में उसके घटक के आयनों से आकर्षित होते हैं। यह संयोजी बलों का एक उपाय है जो आयनों को बांधता है। लैटिक एनर्जी क्या है, संयोजी बल का एक प्रकार है जो आयनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जाली ऊर्जा घुलनशीलता, कठोरता, स्थिरता सहित कई व्यवहारिक गुणों के लिए एक प्रासंगिक है और जाली ऊर्जा आमतौर पर बार्न हैबर चक्र से निकलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत लंबी क्लास होने वाली है आज, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु कक्षक को परिभाषित कीजिए। एटॉमिक ऑर्बिटल पूछ लेता है, व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल आर द क्वांटम स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड अराउंड ए सिंगल एटम।
इलेक्ट्रॉनिक की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार जो परमाणु है वो नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षा में नहीं होता है। ठीक है, स्पेशली अगर बात करें, स्पेशली एटॉमिक ऑर्बिटल आर द क्वांटम स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड अराउंड ए सिंगल एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित आधुनिक विचारों के अनुसार परमाणु नाभिक के चारों ओर स्पष्ट वृत्तीय कक्षाएं नहीं होती हैं, परंतु अगर हम बात करें नाभिक के, तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न आकृति के त्रिविमीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है और इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, परमाणु कक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलें, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड आप लोग समझ लीजिएगा, इस टॉपिक को देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने इसके उत्तर को मेंशन कर दिया है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। अगला है बेट का नियम। बेट का नियम क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन केमिस्ट्री बेंट रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। दिस रूल वाज द स्टेटेड बाय ए हेनरी। ओके, यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में रसायन में बात करें तो रसायन में बेट का नियम अणुओं में केंद्रीय परमाणु के कक्षीय संकरण और प्रतिस्थापन के विद्युत ऋणात्मकता के बीच के संबंध का वर्णन और व्याख्या करता है। इस रूल को ए हेनरी ने प्रदर्शित किया था। ध्यान दीजिएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसी प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है व्हाट इज द N+L रूल। N+L नियम क्या है, तो N+L नियम क्या है, जब आप बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आप बाउ सिद्धांत, तो आप N+L रूल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप बाउ सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद N+L रूल, जो अभी आगे मैं आप बाउ प्रिंसिपल आप लोग को बताने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप वहाँ से समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है डिफाइन द वांडरवाल रेडियस। वांडरवाल बल या वांडरवाल रेडियस, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। बंध कोण, बंध ऊर्जा और बंध लंबाई, एनर्जी, लेंथ और कोण, तो इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछा गया बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। बंध लंबाई क्या है, दिया गया है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मेड बिटवीन टू एटम बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम्स, मान लिया दो एटम्स हैं आपके, हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इनके ओवरलैपिंग अब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जब होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड प्राप्त होते हैं। द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जो ये ओवरलैपिंग होती है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के जो ओवरलैपिंग होगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जल्दी से जो इसमें समय मिलेगा, ये सर्टेन जो डिस्टेंस होगा उसी को क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो दिस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो दो परमाणुओं के बीच सह संयोजक बंध परमाणुीय कक्षक के अतिव्यापन से बनता है, यानी ओवरलैपिंग से बनता है। जब हम परमाणुीय कक्षक का अतिव्यापन करा रहे होते हैं तो उस अतिव्यापन यानी उस ओवरलैपिंग पर एक निश्चित दूरी, वो ओवरलैपिंग जो होती है वो एक निश्चित दूरी पर होती है। तो दो परमाणुओं के नाभिकों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे ही बंध दूरी कहते हैं। ये दूरी हम एक्स किरण विवर्तन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा स्पेक्ट्रम विज्ञान के द्वारा दी जाती है। और बंध दूरी की इकाई जो होती है वो एंगस्ट्रॉम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो बंध दूरी को दो परमाणु के बीच बना अधिकतम अस्थायी होता है, ध्यान दीजिएगा। चले अगले प्रश्न की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन द इंक्लूजन कंपाउंड। इंक्लूजन कंपाउंड क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार का ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड आर फॉर्मेड
when the host compound is capable to form a crystal lattice in which there are spaces which are of suitable size the guest molecule for it. There are no bonding between the compounds acting as host and guest between the van der Waals forces. ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो इंक्लूजन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, चैनल और दूसरा होता है क्लोरेट। ठीक है, जिसे कागो कहते हैं और इसे चैनल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है अतिवृष्टि यौगिक। अतिवृष्टि यौगिक का निर्माण कब होता है? अतिवृष्टि यौगिक इसे कहते हैं, किसको? मीसो कंपाउंड को। माफ कीजिएगा, इंक्लूजन कंपाउंड को अतिवृष्टि यौगिक कहते हैं। तो अतिवृष्टि यौगिक का निर्माण तब होता है जब होस्ट यौगिक को क्रिस्टल जालक बनाने की क्षमता रखते हों, जिसमें गेस्ट जो होते हैं, गेस्ट अणु जो होते हैं, वो ठीक से बैठने के लिए उचित व आवश्यक आकार के समान हो। मूल व मेजमान अणुओं के माध्य बंद न होकर के ये वान डेर वाल्स बल का कार्य करते हैं। ओके, इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये आपका इंक्लूजन कंपाउंड, और इंक्लूजन कंपाउंड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अगला यहाँ पर है कि डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कहते हैं, रेजेंट को क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक क्या है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स सच एज द NO2 Cl2 etc। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन तब होता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट होते हैं उनका अटैक होता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सिबिट सच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस लाइक नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन इसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन कब होता है? ये जो क्रिया है, ये इलेक्ट्रोफिलिक जैसे कि NO2 Cl आदि में जब इनका क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग होती है, तो एरोमेटिक यौगिक इसी प्रकार की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि बेंजीनीकरण, नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपका है, व्हाट इज द एराइन एंड बेंजाइन। इसको क्या कहते हैं भाई? एराइन और बेंजाइन। कई बार प्रश्न आया है, तो एराइन और बेंजाइन के टॉपिक को आप देख लीजिए, उसका उत्तर यहाँ पर मैंने दे दिया है, और इसको आप पढ़ लीजिएगा, PDF तैयार हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो यहाँ पर नाइट्रीन और नाइट्रीकरण ये दोनों दिया गया है, इसके उत्तर दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आइसोमेरिज्म, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। चलिए समझते हैं। तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म। यानी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके पास क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन क्या होता है कि कुछ जो बट डिफर, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहते हैं, इस पूरे फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। चलिए समझते हैं हिंदी में कहते हैं आइसोमेरिज्म को समता। जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र समान हो, दो या दो से अधिक जो कार्बनिक यौगिक हो उनके अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग हों, भिन्न हों, तो ऐसे यौगिक को समवी यानी कि समवी यौगिक कहा जाता है, और इस विशेष गुण को समता कहते हैं। यह समता कितने प्रकार की होती है? ये समता यानी कि जो आइसोमेरिज्म है ये दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। पहला हो जाता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन बन सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए मेंशन किया है व्हाट इज ऑप्टिकल, प्रकाशिक समता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, समझिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। आइसोमर्स which has the similar physical and chemical properties
but differ from the behavior towards the polarized light are called the optical isomerism and the phenomena is known as optical isomerism। वो आइसोमर जिसके पास सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ये सिमिलर हो, लेकिन ये बिहेवियर में दूसरे अणु के बिहेवियर में डिफर हों, ठीक है, फ्लोराइड लाइट से डिफर हों, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर कहा जाता है और इस पूरे प्रक्रिया को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो प्रकाशिक समता को हिंदी में भी समझ लेते हैं भाई। प्रकाशिक समता एक ऐसे यौगिक हैं, कुछ एक प्रकार के ऐसे यौगिक जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान हैं, परंतु जो इनका व्यवहार है वो ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो इसको हम प्रकाशिक समवयी यौगिक कहते हैं और इस पूरी घटना को प्रकाशिक समता कहा जाता है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आगे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जिसे कहते हैं मीसो कंपाउंड, मीसो यौगिक। चलिए समझते हैं मीसो यौगिक क्या होती है। तो द कंपाउंड विच हैव टू और मोर चिराल सेंटर बट पॉसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड। दो अथवा दो से अधिक असममित चिराल कार्बन परमाणुओं सहित किसी यौगिक में यदि सममित तल में उपस्थित हो, किसी यौगिक में यदि सममित तल में उपस्थित हो तब यह मीसो यौगिक कहलाता है। ध्यान दीजिए इस प्रश्न को एक बार फिर से, कई बार प्रश्न आया है। द कंपाउंड विच हैव टू और मोर चिराल सेंटर बट पॉसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड्स। ठीक है, हिंदी में समझ लें तो दो या दो से अधिक असममित चिराल कार्बन परमाणुओं सहित किसी यौगिक में यदि सममित तल उपस्थित हो तो यह मीसो यौगिक कहलाता है। ओके, समझ में आ गया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई। जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है राइट न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। भाई न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला पूछा जाता है, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म पूछा जाता है, वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, दोनों हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है। अगला प्रश्न जो मैंने मेंशन नहीं किया है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेल्डन इन्वर्जन। वेल्डन इन्वर्जन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसको ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, समझते हैं फॉर्मल चार्ज को। औपचारिक आवेश जिसे कहते हैं, क्या कहा जाता है? औपचारिक आवेश। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मल चार्ज? औपचारिक आवेश से आप क्या समझते हैं? चलिए, तो फॉर्मल चार्ज क्या है? Every atom of a molecule is surrounded by the electron cloud. If the electron cloud some extra electron are added, then it acquires a particle negative charge, and if charge is reduced, then it acquires the positive charge. This charge are called the formal charge. किसी अणु का प्रत्येक परमाणु में, किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश द्वारा घिरा होता है और इस इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हो तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो ये प्रक्रिया औपचारिक आवेश कहलाती है, फॉर्मल चार्ज कहलाती है। अब इस कहानी को समझिए एक स्ट्रक्चर के द्वारा। किसी भी यहाँ पर है किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी अणु है, मान लिया कि हमने ले लिया Cl2 या ले लिया हमने NH3 अमोनिया। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन द्वारा अपभ्रंश से घिरा होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, ये घिरा है एक दूसरे से, तो इस इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए। जैसे कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने क्या किया कि H2O का योग कर दिया। ठीक है, अब कुछ क्या हुआ, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हुआ, तो उस आंशिक ये जो यहाँ पर ऋणावेश या धनावेश था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि या तो ऋणावेश आएगा या तो धनावेश, ये बढ़ेगा ना। यहाँ पर हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, या तो ऋणावेश आएगा या तो धनात्मक आवेश आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो जाए और आंशिक धनावेश भी आ जाए तो इस पूरी प्रक्रिया को हम औपचारिक आवेश कहते हैं।
औपचारिक आवेश कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए विधि। फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे? फॉर्मल चार्ज यानी कि इसे एफसी से डिनोट करते हैं। एफसी इक्वल टू होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल ऑफ नेचुरल एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें यह दिया गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर NH4 ले लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या ले लेंगे, फिर माइनस नेचुरल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड यानी कि जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है उन इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है, नॉन बॉन्डेड, प्लस लगा देंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, जो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में उसको ले लेंगे, औपचारिक आवेश निकल आएगा। ये फॉर्मूला है। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। फॉर एग्जांपल दिया गया है फॉर हाइड्रोजन एटम। हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकालते हैं, किसी का हाइड्रोजन एटम का निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? NH4 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस शेल। तो बैलेंस शेल में NH4 तो हाइड्रोजन में कितने? नंबर ऑफ बैलेंस शेल कितना है? 1 है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है? 1 है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड किसी से नहीं बना रहा है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? 0। तब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज हम लगा देंगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस हम ले लेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर 0 है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये 0 है और नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 है, तो आ जाएगा कितना? औपचारिक आवेश। औपचारिक आवेश आपका निकल के आएगा 0। अगर हम नाइट्रोजन एटम की बात करें, हम नाइट्रोजन एटम का भी निकाल लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सभी लोग जल्दी से बताइए। ठीक है, तो 6 होता है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 2 2 4 6। अब बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? बैलेंस शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बैलेंस शेल 5 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड है किसमें? नाइट्रोजन में, ठीक है। आप कीजिएगा नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ठीक है। मैंने कार्बन का बता दिया था, तो 7 होते हैं। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कीजिए आप तो कितना आएगा भाई? 1s2 आएगा, 2s2 2p कितना आएगा? 2 2 4 और 4 3 7, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस शेल, तो 5 इलेक्ट्रॉन ये बैलेंस शेल में है। अब हम नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो हम इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या यहाँ पर कितनी है? 4 है, ठीक है। तो अब इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले बैलेंस शेल में 5 माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? +1 आकर के निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो द चार्ज ऑन व्हाइल स्पेस, पूरे होल स्पेसिस का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें यानी कि NH4 मॉलिक्यूल का, तो कितना आएगा? 4 × 0 + 1 × +1 तो आएगा आपका +1। तो NH4 का अगर आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औपचारिक आवेश, तो आएगा +1। ओके, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, आपके एग्जाम में मिलेगा प्रश्न। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है वान डेर वाल्स फोर्स, जिसे अंतरा अणुक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक बल कहते हैं। चलिए, तो अंतरा अणुक बल क्या है? वान डेर वाल्स फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट एमंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड आर कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। दिस फोर्स आर 3 डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। कह रहा है कि 2 अणुओं यानी ठोस, द्रव और गैस के बीच लगने वाला 2 अणु हैं, यानी चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको हम वान डेर वाल बल कहते हैं अथवा अंतरा अणुक बल कहते हैं। यह बल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जो कि नीचे दिया गया है।
अब इनके प्रकार को समझते हैं। 3 प्रकार के वंडरवॉल बल होते हैं। पहला आपका है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जिसे कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण बल। दूसरा आपका है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव डिबाई बल कहते हैं। और तीसरा आपका है इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये 3 प्रकार के बल हैं वंडरवॉल के। पहला है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है? दीज फोर्स आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल। जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ये पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाते हैं जिनके पास परमानेंट पोलैरिटी होती है। दीज फोर्स आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग द परमानेंट पोलैरिटी इन देम। इनमें परमानेंट पोलैरिटी होती है। ए पोलर मॉलिक्यूल हैज ए सेपरेटेड सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज and possess the permanent dipole when polar molecule are brought near to each other। ठीक है, चले। ड्यू टू दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन many molecule are hold together। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन between the polar molecule are called कीसम फोर्स और वांडरवाल्स फोर्स। यह बल जो होता है ये बल ध्रुवीय अणु में पाया जाता है जिनमें जो उनमें अस्थायी ध्रुवीयता पाई जाती है। एक ध्रुवीय अणु के 2 अलग अलग केंद्र हैं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश और उनके ध्रुवों से एक प्रकार से बंधा होता है। जब ध्रुवीय अणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो इस तरीके से जो द्विध्रुव आकर्षण में बहुत सारे अणु क्या करते हैं, एक साथ आयोजित हो जाते हैं, जिन्हें द्विध्रुव आकर्षण के बीच के ध्रुवीय अणु को क्या कहते हैं, इसको कीसम बल कहते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हमने यहाँ पर ले लिया HCl और HCl। अब इसमें क्या करा दिया हमने, एक दूसरे से इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट आपका है डाइपोल इंडक्शन डाइपोल इंट्रैक्शन, जिसे डिबाई फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिबाई फोर्स क्या होता है कि दिस फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। देखिए, जो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल होते हैं ये बल पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से हैं, जैसे HF आपका ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे हो गया H2O2। ठीक है, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये पाए जाते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, कह रहा है कि पहले समझ लेते हैं हिंदी में, फिर मैं बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से। जो ये बल जो होते हैं वो ध्रुवीय बल यानी HF प्लस और नेगेटिव चार्ज दिया गया है। ठीक है, और गैर ध्रुवीय जैसे कि H2O2 के बीच का बल दर्शाता है। ध्रुवीय अणु के धनात्मक जो होते हैं वो गैर ध्रुवीय अणु के मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपस में आकर्षित कर लेते हैं, तब ये अध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणु बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये पोलर दिया गया है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल दिया गया है। ठीक है, तो जब हम इसके धनात्मक को क्या करेंगे, इसकी तरफ आकर्षित करेंगे तो ये परमानेंट डाइपोल दे देगा और ये इंडेक्सेड डाइपोल हो जाएगा। परमानेंट डाइपोल यानी कि इसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा और इसी को कहते हैं परमानेंट डाइपोल। इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना करके इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा आपका हो जाता है लंदन फोर्स, तत्कालिक अथवा स्थायी बल, जिसे लंदन बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, लंदन जो बल होता है ये बल अध्रुवीय अणु जैसे कि द्विपरमाणु गैस H2O2 Cl2N2 ये क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये इसमें पाए जाते हैं। केवल और केवल जो लंदन फोर्स होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, जिसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये परमाणु जो होता है वो नोबेल गैस में भी पाया जाता है। अगर लंदन फोर्स की बात किया जाए तो ये नोबेल गैस जैसे कि हीलियम, नियान, अर्गन इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक अध्रुवीय परमाणु अथवा अणु के एक पॉजिटिव केंद्र और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसके चारों तरफ आसम्मित होता है और ये ध्रुवीय प्रेरित जो होते हैं वो तत्लक्षणिक ध्रुवीय अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है, ये बल संघनित गैसों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि तत्कालिक अथवा अस्थायी द्विध्रुव
या लंदन फोर्स क्या है या कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि ये केवल नॉन पोलर मालिक्यूल में पाए जाते हैं। और जैसे नॉन पोलर मालिक्यूल और द्विपरमाणुक अणु यानी कि H2, O2, Cl2, N2 इत्यादि में। साथ ही साथ ये नोबेल गैस में भी मिलते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पाए जाते हैं, तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैन डर वाल्स बल, तो ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, तो कैरेक्टरिस्टिक में समझ लेंगे कि दीज फोर्स आर ओनली शॉर्ट रेंज फोर्स, ये शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा है इन द सिंपलेस्ट मालिक्यूल दे आर द इम्पोर्टेंट अप टू 7.10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला है दीज फोर्स आर मच वीकर देन कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बल है, ये कोवलेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। सबसे वीक जो होता है वो आपका यही बल होता है। अब अगला है फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स बल, वैन डर वाल्स बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो वैन डर वाल्स बल को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं उसमें पहला हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। पहला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रभावित करता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास प्रभावित करता है यानी वैन डर वाल्स बल को। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला आपका आ जाता है आप बाउ प्रिंसिपल या आप बाउ सिद्धांत। आप बाउ का सिद्धांत क्या है भाई, आप बाउ जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है, रचना करना या बनाना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम आप बाउ नियम कहलाता है। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो नियम बनाता है उसी को हम आप बाउ नियम कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निम्नलिखित ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में जो क्रम से एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाकर अन्य तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम आप बाउ सिद्धांत कहते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के साथ साथ नाभिक में प्रोटॉन के आवेश भी संतुलित करते हैं। ठीक है, आप बाउ नियम से स्पष्ट है कि जब ऑर्बिटल भरता है तब इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा अर्थात सबसे स्थायी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या याद क्या करना है इसमें, आपको इतना याद करना है कि आप बाउ जो है एक प्रकार का जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या बनाना। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के नियम को आप बाउ का नियम कहा जाता है। और ये नियम कुछ इस प्रकार से होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1s से, फिर हम जाते हैं 2s में, 2s से जाते हैं सीधा 2p में, 2p से 3s, 3s से 3p, 3p से 3d में नहीं जाएंगे, 3p से सीधा हम जाएंगे 4s, 4s से तब हम 3d पे आएंगे, फिर 4p, फिर 5s, फिर इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, पूरा इसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए, अब आप बाउ नियम का सिद्धांत कुछ चीज़ें बताता है, कुछ चीज़ें इंडिकेट करता है। आप बाउ का नियम पहला तो बताता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी या किसी भी सबसेल की एनर्जी आप बाउ का सिद्धांत बताता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्टली यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोअर यानी कि बढ़ती हुई ऊर्जा जो सबसे कम जिनकी एनर्जी होगी वो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किए जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे ऑर्बिटल में ये ऑर्बिटल ऊर्जा कक्षक यानी कक्षक में उन इलेक्ट्रॉनों को पहले हम फिल करेंगे जिनकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर हम आधारित कर N+L रूल, N+L रूल के आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। और अगला आ जाता है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबसेल। ठीक है, आप बाउ का सिद्धांत में सबसे पहले किसी भी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उसका क्रम यह है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सबसे पहले हम देखते हैं उसका उस ऑर्बिटल की एनर्जी या कितनी है, उस सबसेल में कितनी एनर्जी किसकी कम है। फिर सबसे पहले हम उसी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे लोअर होगी। N+L रूल के आधार पर हम देखेंगे किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है। फिर चौथा पॉइंट आएगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल,
जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके बढ़ती हुई एनर्जी के साथ, जैसे कि हमने मान लिया कि एक इसका एनर्जी 1 है, इसका एनर्जी 2 3, इस प्रकार से जो है भरेंगे। तो n+l रूल देखेंगे। अब n+l रूल क्या है? n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीम्यूथन क्वांटम नंबर। यही आपका क्या है भाई? n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दर्शाता है, l दिखाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर s p d और f ये कक्षक हैं, और l का मान निकालेंगे तो l का मान आएगा इस कक्षक का 0, p का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, और d का आएगा 2, और 3 का f का आएगा 3। ऐसे आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर s कक्षक के लिए हम l का मान निकालें तो कितना आएगा? 0 है। अगर हम पूछें कि s कक्षक p कक्षक के लिए l का मान, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1 होता है। d का मान पूछ लिया जाए तो d का मान कितना होता है? 2। f का पूछ लिया जाए s कि f कक्षक के लिए l का मान, तो 3 आएगा। ठीक है, तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल होती है। जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल होती है। तो इसके आधार पर आप निकालेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉस एंड विंडो। व्हाट इज डॉस एंड व्हाट इज विंडो, ये आप तैयार कर लेंगे। डॉस क्या होता है और विंडो क्या होता है? देखिए, दोनों कई बार क्वेश्चंस आपके प्रश्न पत्र में ये मिला है, तो हम समझेंगे। डॉस एंड विंडो बोथ आर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डॉस है और विंडो है, ये दोनों क्या हैं? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस इज टेकिंग द टास्किंग सिंगल यूजर एंड CLI बेस्ड OS, वेयर एज विंडो इज ए मल्टी यूजर एंड GUSI बेस्ड। देखिए, डॉस जो है ये सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर है, लेकिन अगर हम वही बात करें विंडो की, तो ये मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर है। ठीक है, दोनों एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विंडो स्टैंड फ्रॉम द विंडो, नो स्पेसिफिक फॉर्म। अगर हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडो जो होता है वो स्टैंड करता है केवल विंडो के लिए, कोई स्पेसिफिक फॉर्म के लिए नहीं। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, हिंदी में समझ लेते हैं। डॉस तथा विंडो दोनों क्या हैं? एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस एक सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर तथा CLI OS पर आधारित है, जबकि हम बात करें विंडो की, तो विंडो एक मल्टी स्क्रीनिंग मल्टी यूजर तथा GUI OS पर आधारित है। डॉस जो होता है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस को क्या कहते हैं? डिस्क ऑपरेटिंग। पूछा जाता है कि डॉस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टैंड करता है और विंडो के लिए स्टैंड नहीं करता है, ना ही किसी विशिष्ट रूप में। ठीक है, ये आपका दिया गया है विंडो। अगला आपका है कि व्हाट इज लिनक्स। लिनक्स क्या है? तो भाई लिनक्स के पूरे उत्तर को मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश में मेंशन कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला है कंप्यूटर सिस्टम से इंटरनेट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट एप्लीकेशन? एक इंटरनेट एप्लीकेशन का क्लाइंट एक सर्वर एप्लीकेशन है जो मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है, इसके अंतर को भी आपको बताना रहेगा। बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, तैयार करके जाइएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कई बार पूछा गया है। चलिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर आपसे पूछ ले प्रश्न कि कितने प्रकार के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ सॉफ्टवेयर के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार के। पहला हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान देंगे, कितने प्रकार के? 2 प्रकार का सॉफ्टवेयर पाया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, उसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 7वां, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर, एक्सप्लेन। डिफरेंट प्रकार के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कंप्यूटर में, भाषाएं हैं, वो क्या है? पहला यहाँ पर दिया गया फॉर्नर, कोबाल, बेसिक, पास्कल। ये 4 प्रकार की भाषा हैं कंप्यूटर की, और जिनको आप 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। असेंबली लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा। तो ये सब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैंने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है फॉर्नर। ठीक है, प्रोटॉन, माफ कीजिएगा, फोर्टॉन दिया गया है। ठीक है, कोबाल, कोबाल क्या होता है, बेसिक क्या है। तो ये एक प्रकार की भाषा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो आप देख लेंगे। तो
तो इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पर इस पीडीएफ में मेंशन की थी। बाकी का पीडीएफ जो और सॉल्व पेपर हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दोनों पीडीएफ 2 पीडीएफ मिलेंगे। इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है, जो बताया है इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, आंसर के साथ में, वेरी शॉर्ट और कुछ शॉर्ट प्रश्नों के। उसके बाद में जो हमारे लॉन्ग प्रश्न हैं जिसमें बीबीटी सम्मिलित है, वेस्पर थ्योरी सम्मिलित है, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सम्मिलित है, साथ ही साथ में आइसोमरिज्म के कुछ टॉपिक सम्मिलित रहेंगे। तो ये सभी जो टॉपिक्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट, तो ये सभी इसी में ऐड करके मैं एप्लीकेशन पे भी, ऐप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। 3 पे जाकर के वहाँ से ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का दिया गया है, आप दोनों चीज़ें ओपन कर सकते हैं और दोनों चीज़ों से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबसे निवेदन है कि इतनी देर मैंने आप सबके लिए प्रयास किया, मेहनत किया है, तो आप सबका फ़र्ज़ है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं स्टार्टिंग में वो सभी आप तैयार करके जाएंगे। अगर आपका तैयार है तो ये मानकर चलिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। जो 20 टॉपिक मैंने मेंशन किया है वो पूरे पाठ्यक्रम के सबसे टॉप आपके प्रश्न हैं, सबसे टॉप आपके प्रश्न रहे हैं। ये सभी टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है। यही अगर आपका तैयार हो गया, पूरा आपका पेपर तैयार है। 75 में से 75 मार्क्स आपका पक्का है, ये मेरी गारंटी है अगर आपने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली है तो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।